हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो हम डाइजेशन और सर्कुलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहां पर कुछ नई चीज़ें बन रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें टूट रही हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को ही हम बुलाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो इन्हें क्या बुलाएंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, राइट। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कैटाबॉलिक जहाँ पर कोई चीज़ टूट रही है, और एनाबॉलिक मतलब जहाँ पर कुछ चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ बन रही है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती रहती हैं ताकि हमारे जो लाइफ के वाइटल प्रोसेसेस हैं वो चलते रहें। तो इन्हीं सब में कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और अगर ये हमारी बॉडी में रहा तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो ये सारा का सारा वेस्ट जब हमारी बॉडी से रिमूव होता है, जिन प्रोसेसेस से रिमूव होता है, सो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर? तो अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में अकमलेटेड रहेगा और हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो ये बन जाएगा पॉइजन और ये हमारी बॉडी को हार्म करेगा, राइट। तो इसी पूरे प्रोसेस इन सारे वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं। तो इन ऑर्गन्स को हम बुलाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सो ऑर्गन्स विच रिमूव अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, राइट, तो वो कौन कौन से हैं। तो एक टर्म आती है जिसे हम बुलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब कुछ ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है। वो कौन सा वेस्ट होता है? तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ना 3 वेस्ट बनते हैं। पहला है यूरिया, दूसरा है यूरिक एसिड और एक है अमोनिया, राइट। तो अमोनिया को NH3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, राइट। तो बाकी यूरिया और यूरिक एसिड में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस इज लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया तीनों में ही नाइट्रोजन होता है और ये तीनों तरह के वेस्ट एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट। क्योंकि इन तीनों में नाइट्रोजन है तो हम इनको बुलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर? तो हमारी बॉडी में पहला जो वेस्ट हम बता रहे हैं वो है यूरिया और यूरिक एसिड। तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जब हमारी बॉडी में अकमलेट हो जाते हैं तो उनके ब्रेक डाउन से लिवर में प्रोड्यूस होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं अगर ये हमारी बॉडी में रहता है, ये वाला नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। दूसरा है बाइल पिगमेंट्स। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कुछ बाइल जूस नाम की चीज़ होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो वैसे ही कुछ बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। तो बाइल जूस कौन सिक्रीट कर रहा था, याद है आपको? तो वो सिक्रीट कर रहा था द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज
लिवर। तो वैसे ही बाइल पिगमेंट्स भी कहाँ पर बनते हैं, लिवर में बनते हैं, और ये हमारे यूरिन को एक येलोइश टिंज देते हैं। अब ये एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स दे आर ऑल्सो हार्मफुल टू आवर बॉडी, तो हम इनको भी अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है वाटर। तो वाटर क्या है, वाटर हम अलग अलग तरह से लेते हैं। हम पानी पीते हैं, हम जूस पीते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम से दाल खाते हैं, तरी वाली दाल, ठीक है। तो जो मतलब हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम खाना लेते हैं, फूड और बेवरेजेस। अब खाना नहीं लेते, पानी लेते हैं। तो अब ये जो पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो पानी तो हमें भरपूर लेना पड़ेगा, लेकिन जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए वो एक लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन बना रहना चाहिए हमारी बॉडी में वाटर का भी। तो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह हमारी बॉडी कुछ पानी को रिटेन करती है, और जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस पानी होता है उसको रिमूव कर देती है। तो ये जो वाटर पीना है और ये जो एक्सेस वाटर का रिमूवल है, ये वाटर ना एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को वॉश आउट करने के लिए हमारी बॉडी को वाटर चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज बॉडी रिटेन सम वाटर एंड एक्सेस वन इज रिमूव्ड, दैट इज फाइन, क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए, तो पानी चाहिए, जितना चाहिए वो हमारी बॉडी रखेगी, बाकी सारा वेस्ट जो वो वेस्ट को एलिमिनेट करके ले जाएगी। तो इसलिए हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, ताकि बॉडी का जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर, तो वो नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में रहे, और उसके सिवा जितना भी एक्सेस पानी है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता हुआ बाहर निकले। तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि खूब सारा पानी पियो, क्योंकि ये जो खूब सारा पानी है ना, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, राइट। अब आते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट। सॉल्ट अगर मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा सोडियम क्लोराइड, राइट। सोडियम क्लोराइड ही आएगा। सोडियम क्लोराइड जिसे हम केमिकल टर्म्स में NaCl लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सोडियम, कुछ क्लोराइड और बाकी और भी कुछ आयंस हैं जो हमारी बॉडी में अगर एक्सेस हों, सो दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में बहुत कम चाहिए होती है। तो जितना भी एक्सेस पानी है वो सॉल्ट्स हैं या आयंस हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव करने होते हैं। सो द एक्सेस इज रिमूव्ड, राइट। तो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, और जो अब एक्सेस आ गए हैं उनको रिमूव करेंगे हम। सो दीज वर द सब्सटेंसेस विच नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा वाइटामिन्स पर। अब जो हम खाना खा रहे हैं या से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो एक लिमिटेड क्वांटिटी का हमें विटामिन्स चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है फूड से, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा विटामिन्स है ना, वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। अब जैसे विटामिन्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। तो वन इज़ फैट सॉल्युबल, राइट, और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में तो आते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, और यहाँ पर आते हैं ए डी ई के। तो ये सारे विटामिन्स आते हैं। तो ये जो फैट सॉल्युबल है ना, ये तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं किसी ना किसी तरह, और जो वाटर सॉल्युबल हैं दे आर रिमूव्ड, द एक्स्ट्रा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स भी हम लेते हैं, अगर एंटीबायोटिक्स भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट में हमने ली होंगी तो वो भी हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएंगी अलोंग विद द यूरिन, राइट। तो जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी सिर्फ उतनी क्वांटिटी रखती है, और जितना भी एक्सेस है उसको रिमूव कर देती है हमारी बॉडी से, राइट। क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी बॉडी में रहेंगी तो ये हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट करेंगी और हमारी बॉडी को हार्म करेंगी, करेक्ट। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आते हैं, अब फाइनली अगर मैं इतना सारा जो हमने एक्सक्रीशन के बारे में अभी पढ़ा, तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि डिफाइन एक्सक्रीशन, तो आप क्या बोलोगे? सो एक्सक्रीशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ
all the toxic unwanted metabolic waste products from the body। तो जितने भी unwanted toxic metabolic waste हैं उन सब को रिमूव करने का काम, जो प्रोसेस है उसे बुलाते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो हम ह्यूमंस की बात करने वाले हैं, तो अब हम ह्यूमंस के ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीज़ों से मिलके बना है। पहली चीज़, ये जो आपको बीन शेप्ड ऑर्गन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये पेयर में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 हैं। क्या है इनका नाम, इनका नाम है किडनीज, करेक्ट। तो ये किडनी है, दूसरी किडनी ये है। सो देयर आर अ पेयर ऑफ किडनीज इन ऑलमोस्ट ऑल द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब दूसरा, इन किडनीज से ज्वाइन करती हुई आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही होगी, राइट। ये एक ट्यूब है जो किडनी से शुरू हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। सो दीज आर यूरेटर्स, क्लियर। तो ये किडनी से शुरू होती हैं और ये इस नेक्स्ट ऑर्गन तक जाती हैं जिसे हम बुलाते हैं ब्लैडर। तो वी कॉल इट यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। तो अब क्योंकि किडनीज 2 हैं तो यूरेटर्स भी 2 होंगे, लेकिन वो जाके मिल जाते हैं एक सिंगल बैग में जिसे हमने यूरिनरी ब्लैडर बुलाया है। और जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है उसे हम बुलाते हैं यूरेथ्रा, राइट। तो इस पूरे सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब रीनल, वर्ड रीनल का मतलब है समथिंग दैट इज एसोसिएटेड टू किडनीज, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो किडनी से एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम इसको रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बुलाते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। Let us now understand the first part of this excretory system, that is kidneys। तो किडनी क्या है, किडनी एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में एब्डोमेन में लोकेटेड है, लेकिन एब्डोमेन के बैक साइड को। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आगे दिखाई दे रहा है और उसके पीछे आपको 2 छोटे छोटे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, विच आर द किडनीज। किडनीज से निकलते हुए ये हैं यूरेटर्स विच are joining into urinary bladder and finally there is urethra। तो मतलब ये हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है लेकिन पीछे वाली तरफ को, क्लियर। नाउ एट द लेवल ऑफ द 2 रिब्स, अब जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स में जो हमारे लास्ट 2 रिब्स हैं ना, उनके लेवल पर आके हमें किडनीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो हमारी राइट साइड वाली किडनी है वो हमारी लेफ्ट साइड वाली किडनी से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब अगर हमारी लेफ्ट किडनी यहाँ है तो राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर है, क्लियर। तो सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या था, तो ये तो थी हमारी किडनी, राइट। तो ये है किडनी और हर एक किडनी से एक नैरो ट्यूब जा रही है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर जिसे हमने बुलाया है यूरेटर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, यूरेटर्स दोनों मिल रही हैं एक इलास्टिक बैग में, एक मस्कुलर बैग में जिसे हमने बुलाया है यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और उसके बाद फाइनली ये है द ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा, क्लियर। तो ये एक सिंगल मीडियम ट्यूब है जो बाहर को ओपन हो रही है और ये मेल्स में ज़्यादा लंबी होती है और फीमेल्स में ये छोटी होती है एज कंपेयर टू द मेल्स, क्लियर। तो ये बात समझ आ गई, क्योंकि अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब अगर हम ये पूरा यूरिनरी सिस्टम, ये रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक किडनी तो आपको पूरी दिखाई हुई है, लेकिन एक किडनी को ना मैंने ऐसे काट दिया है ऊपर से नीचे की तरफ,
ठीक है। तो अब इस किडनी को हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं जो आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, दीज आर बेसिकली द ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल है दिस इज आयोटा, राइट। और ये कौन सी है, ये है इंफीरियर वेना केवा। तो आपको याद है सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो एक ब्लड वेसल है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वो है आयोटा, ठीक है। तो रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमें शो कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आया है हार्ट से, अब ये यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और दूसरा ये जो ब्लड है ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेना केवा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर जब ये दोनों ही ब्लड वेसल्स ना स्प्लिट होती हैं, मतलब मेन ब्लड वेसल से जब ये फर्दर डिवाइड होती हैं, तो जो रेड वाली है उसे हम बुलाते हैं रीनल आर्टरी, और जो ब्लू वाली है उसे हम बुलाते हैं रीनल वेन, राइट। तो इतना सा समझ आ गया, क्योंकि अब हम फर्दर डिटेल्स में जाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। तो अब अगर आप किडनी को अंदर से देखो ना, तो यहाँ पर किडनी में अंदर एक तो ये वाला रीजन है, ये पिंकिश सा जो थोड़ा डार्कर रीजन हम इसको बुलाते हैं, एंड दिस आउटर डार्कर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और उसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो आपको थ्रू आउट द किडनी आपको ये देखने को मिल रहे हैं। सो दीज इनर लाइटर रीजन्स दे आर कॉल्ड एज मेड्यूला, राइट। सो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, तो बाहर वाला कॉर्टेक्स है और अंदर वाले जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं दे आर द मेड्यूला। अब यहाँ पर मेड्यूला जो है ना वो पूरे के पूरे यूरिन को ड्रेन करता है एक और स्ट्रक्चर में, ये वाइटिश जैसा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द रीनल पेल्विस, ठीक है। तो इसे हम बुलाते हैं रीनल पेल्विस। तो मेडुला यूरिन को ड्रेन करता है इन फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हमने बुलाया है रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस से ही ओरिजिनेट होते हैं यूरेटर्स, जो यूरिन को किडनी से बाहर निकाल देते हैं। तो यूरिन में क्या होता है, कुछ वाटर होता है, कुछ वेस्ट होते हैं, और अब ये ब्लड यहाँ मतलब ब्लड जो फिल्टर आउट हो चुका है, तो उससे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अब वो सारी यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक तो याद रखना है कॉर्टेक्स, दूसरा आपको याद रखना है मेड्यूला, और तीसरा रीनल पेल्विस। क्लियर। तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो बाहर है कॉर्टेक्स, देन मेड्यूला एंड देन द रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस से शुरू हो जाती हैं हमारे यूरेटर्स। द नेक्स्ट वन इज ये जो किडनीज है ना, तो अगर आप किडनी को कभी भी जूम करके इन डिटेल अगर आप उसको देखने लगोगे ना, तो वो क्या दिखेगा आपको किडनी जितनी सिंपल यहाँ पर दिखाई दे रही है उतनी सिंपल नहीं है। इसको पूरा जूम करने में, इन डिटेल देखने में हमें पता चलेगा कि हमारी किडनीज मिलियंस ऑफ यूनिट से बनी होती है। ये मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, जिसमें बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको हम बुलाते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। क्या बुलाते हैं, नेफ्रॉन। क्लियर। तो नेफ्रॉन और द रीनल टिब्यूल, राइट। तो आर किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये देखो इसमें बड़ी सारी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये भी ट्यूब है, ये सारी ट्यूब्स हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम बुलाते हैं नेफ्रॉन, राइट। तो ये जो नेफ्रॉन है ना, ये एक नहीं है, ये मिलियंस हैं हमारी किडनीज के अंदर, और बेसिकली जो फिल्टरेशन का काम कर रहे हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो ये नेफ्रॉन्स ही कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये नेफ्रॉन कैसे दिखाई देते हैं। तो नेफ्रॉन बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले तो आपको एक
कप शेप्ड ऑर्गन देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा, राइट। तो इस कप शेप्ड ऑर्गन को हम बुलाएंगे बोमैन्स कैप्सूल, राइट। बोमैन्स कैप्सूल एक ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर है जो एक नैरो टिब्यूल में कंटिन्यू करता है। तो एक ऐसी टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे टिब्यूलर स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करता है और फाइनली ये जाके मिल जाता है एक और टिब्यूल में जिसे हम बुलाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है? दिस इज द बोमैन्स कैप्सूल। ये क्या है? दिस इज कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, जिसे जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो हम इसे सीटी भी लिखते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड, कॉन्वोल्यूशन का मतलब है ट्विस्ट। तो अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो ये ना काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्विस्टेड सी टिब्यूल है, ट्विस्टेड सी एक ट्यूब है, राइट। और ये फाइनली जहाँ पर जाके मिल रही है उसको हम बुलाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, राइट। अब इसके अंदर ना, इस बोमैन्स कैप्सूल, इस कप के अंदर बेसिकली बड़ी सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। तो एक ब्लड वेसल आएगी और दूसरी यहाँ से बाहर भी निकलेगी। तो यहाँ से क्या होगा कि जब ब्लड वेसल आएगी तो यहाँ पर ना अंदर बहुत सारा नैरो कैपिलरीज होती हैं और इन कैपिलरीज को हम बुलाते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बुलाते हैं? बोमैन्स कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस, राइट। तो ये क्या है? ये कुछ नैरो कैपिलरीज हैं। तो जब ब्लड इनसे पास होता है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है पानी का या फिर कुछ आयंस का, मिनरल्स का, वो सारे के सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं बोमैन्स कैप्सूल में। बोमैन्स कैप्सूल से वो फर्दर मूव कर जाते हैं इनटू द टिब्यूल और इस टिब्यूल से फर्दर चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट फर्दर इस सारे यूरिन को पहुंचा देती है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एंड देन फाइनली इट इज़ पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। तो समझ आ गया? आपको जो 3 स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं वो सबसे पहला है ये कप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हमने बोमैन्स कैप्सूल बनाया है, अब बुलाया है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ट्यूब है, इसको एक ट्यूब मान लो, तो ये ट्यूब है, यहाँ तो आपको सीधी दिखाई दे रही है लेकिन ये काफ़ी ट्विस्टेड है, काफ़ी कॉन्व्यूलेटेड है, राइट। तो क्योंकि ये ट्विस्टेड है, कॉन्व्यूलेटेड है, इसको हमने बुलाया है कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब फाइनली ये जाके मिल रही है एक और चीज़ से, जिसे जो अगेन एक ट्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर है और उसको हम बुलाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो आई होप ये बात सारी समझ आ गई है। तो कलेक्टिंग डक्ट ओपन करता है इनटू द रीनल पेल्विस। तो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर ओपन करता है? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस के आगे क्या होता है? यूरेटर्स होते हैं। यही हमने देखा था अपने लास्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी कुछ भी, ठीक है। अब मैं अगर अब इस स्टेज पर आपसे पूछूं कि आप नेफ्रॉन को डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन बेसिकली एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, क्योंकि इसके बिना एक किडनी अधूरी है, ठीक है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है किडनी का, तो उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। तो एक तरह से ये स्ट्रक्चर भी दे रही है किडनी को। और दूसरा, जो भी किडनी का काम है, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर आउट करना। तो वो जो फिल्ट्रेशन का काम है वो भी ये किडनी ही कर रही है, सॉरी ये नेफ्रॉन्स ही कर रहे हैं। इसलिए नेफ्रॉन को हम बुलाते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। क्लियर? तो ये बात समझ आ गई। तो ये कहीं पर ना, ये यहाँ जैसे हमें देखने को मिलेंगे। अब फाइनली ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो फाइनली जाएगा इस वाले पोर्शन में जिसे हमने रीनल पेल्विस बुलाया था। और रीनल पेल्विस से जितना भी वेस्ट है वो चला जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ टेम्परेरीली स्टोर होगा एंड फाइनली इट इज़ गिवन आउट, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा और इन डिटेल जाते हैं जहाँ पर हम जहाँ पर हम नेफ्रॉन के रोल को समझते हैं इन यूरिन फॉर्मेशन। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक बार इन वर्ड्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो किडनी क्या करती है? किडनी बनी होती है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट से, जिन्हें हमने नेफ्रॉन्स बुलाया है। और यहाँ पर ना ये सराउंडेड होते हैं कुछ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से। अब इनका क्या काम है? नेफ्रॉन का मेन काम है ये टू फिल्टर ब्लड एंड प्यूरिफाई इट एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो ये क्या करेंगी? जब रीनल आर्टरी से, जब ये देखो ये था ना हमारा वो कप शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, जब यहाँ पर ये ब्लड वेसल आई तो ये कौन सी थी? यहाँ पर तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था, तो यहाँ से रीनल आर्टरी से आया ब्लड। अब इसने क्या किया? कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड पास हुआ और जितना भी वेस्ट था वो निकल कर बाहर आ गया ब्लड से। ठीक है, मतलब ब्लड का कॉम्पोजिशन उसने सही कर दिया, जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है वो सही चल रहा है। तो यहाँ पर जितना भी वेस्ट था वो निकाल लिया। अब ये जो वेस्ट है ना, ब्लड फिल्टर आउट हो गया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, और अब क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। अब ब्लड जो एंटर करता है ना थ्रू रीनल किडनी कंटेन्स, सॉरी नॉट किडनी बट द आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता है वो क्या होता है? उसमें बड़ा सारा अनवांटेड वेस्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो अनवांटेड चीज़ों के साथ ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब फर्दर क्या होता है कि नेफ्रॉन क्या करता है? इन अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करता है और यूरिन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर अनवांटेड के साथ हमने देखा कि कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर आउट हो गए बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, ग्लोमेरुलस तो ये बोमेंस कैप्सूल है, कप जैसा स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं दे आर कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज द क्लस्टर ऑफ दिस कैपिलरी इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ यूजफुल चीज़ें भी आ गई। तो यूजफुल चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए वर्क करेंगी। तो जो हमारा नेफ्रॉन है वो क्या करता है? इन यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको डाल देता है ब्लड के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर अनवांटेड चीज़ों की बात करूँ कि ब्लड में जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो क्या हैं? अनवांटेड चीज़ें जैसे कि एक्स्ट्रा पानी हो गया, फिर मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, यूरिया हो गया, ऐसे ही कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं, राइट। और अगर मैं यूज़फुल चीज़ों की बात करूं तो इसमें यूज़फुल चीज़ों में ग्लूकोज हो गया, फिर सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए। तो ये सारे हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अप टू अ सर्टेन मतलब क्वांटिटी, राइट। तो ये चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं इन द नेफ्रॉन इटसेल्फ। अब ब्लड जो है जब वो फिल्टर आउट हो गया, व्हेन ब्लड विच लीव्स द किडनी इज प्योर, ठीक है। अब किडनी से जो ब्लड निकला है अब वो प्योर है और उसमें किसी भी तरह का वेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें द ब्लड लीविंग द किडनी हैज़ ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस, मतलब उसमें से वेस्ट तो निकल गया है लेकिन जो यूजफुल चीज़ें हैं ना वो अभी भी उस ब्लड में हैं। क्लियर। द यूरिन फॉर्म्ड इज देन सेंट टू द यूरेटर्स। तो किडनी ने क्या किया, यूरिन फॉर्म किया और अब वो इन यूरेटर्स के थ्रू वो कहाँ चला गया, हमारे इस मस्कुलर बैग में, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि ब्लैडर जो है धीरे धीरे हमारी किडनी जो है वो फिल्टर आउट करती रहेगी, धीरे धीरे काफ़ी फास्ट करती है। तो ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये चलता रहेगा, यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा एंड फाइनली व्हेन द ब्लैडर इज फुल वी there is an urge to expel that urine from our body, तो तब हमारी बॉडी इस यूरिन को बाहर निकाल देगी। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज यूरिनेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यूरिन के एक्सपल्शन का इसे हम यूरिनेशन बुलाते हैं। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन यूरिन होता है उसमें पानी होता है, उसमें यूरिया होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है और उसमें कुछ आयंस भी होते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल यूरिन, ह्यूमन यूरिन।
क्लियर? तो ये बात समझ आ गई कि किडनी ने काम कैसे किया। ब्लड आया, उसमें यूज़फुल चीज़ें भी थी और उसमें हार्मफुल चीज़ें भी थी, तो दोनों ही चीज़ों को पहले तो सब कुछ फ़िल्टर आउट हो गया। फ़िल्टर आउट होने के बाद उनको ये समझ आया कि कुछ चीज़ें तो यूज़फुल हैं, तो ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना, ये जो ट्विस्टेड ट्यूब होती है, यहाँ पर जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और अब जो वेस्ट बचता है वो कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब से वो यूरेटर्स में जाता है और यूरेटर्स से वो फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। क्लियर? तो अब जो हमारे पास ब्लड बचा है ना, ब्लड बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल प्योरीफाइड ब्लड है और इस ब्लड में हर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्लड में होनी चाहिए। ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल भी नहीं हिला है, वो बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आप जानना चाहते हो कि आपकी जो किडनीज़ हैं, जो ब्लड फ़िल्टर आउट कर रही हैं, वो कितना ब्लड फ़िल्टर आउट करती हैं? कभी सोचा है आपने ये चीज़? तो मैं बताती हूँ, देखो। ओके, सो द टोटल नंबर इन किडनीज़ किसका? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन्स। तो जो टोटल नंबर है नेफ्रॉन का किडनी में कितना है? हर किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन है। ठीक है? तो मतलब दोनों किडनी में, हर किडनी में नहीं, दोनों किडनीज़ को अगर हम मिलाएं और नेफ्रॉन्स देखें तो अराउंड 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं आपकी किडनीज़ में। बहुत सारे हैं, है ना? उसके बाद हर एक सिंगल ट्यूब्यूल 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन क्योंकि ये ट्विस्टेड है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये छोटे से स्पेस में आ जाती है। देन द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द ट्यूब्यूल्स, तो अब जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, हमारी किडनीज़ में, अगर हम उनको मिला दें तो पता है कितनी लंबी हो जाएंगी? 16 किलोमीटर्स। तो अपने घर से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस देख लो जाके, तो उतनी लंबी ट्यूब्यूल्स हैं। बस फ़र्क ये है क्योंकि ये ट्विस्टेड हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए छोटे से स्पेस में आ गई हैं। क्लियर? नाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू किडनी पर मिनट। तो 1 मिनट में हमारी किडनी में 1 लीटर ब्लड फ्लो करता है और जो प्राइमरी यूरिन बनता है हमारी बॉडी में एक दिन में, मतलब 24 आवर्स में, सो दैट इज़ अराउंड 180 लीटर। तो 1 मिनट में ऑलमोस्ट 1 लीटर ब्लड फिल्टर आउट होता है और इसमें से 24 आवर्स में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी 180 लीटर यूरिन बनाती है, जिसमें से 179 जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी भी होता है। सारा का सारा पानी तो नहीं बाहर निकाल सकते क्योंकि हमारी बॉडी को भी कुछ वाटर चाहिए, राइट? और इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं। तो अगर हम एक दिन का यूरिन फॉर्मेशन देखें अपनी बॉडी में, सो इट इज़ अराउंड 1.2 लीटर्स। मतलब एक दिन में जितना आप यूरिन पास आउट करते हो वो अराउंड 1 लीटर के करीब होता है, 1.2 लीटर्स के करीब होता है। ठीक है? तो था ना इंटरेस्टिंग कि कितने सारे नेफ्रॉन्स हैं? कितने हैं? 2 मिलियन। और अगर हम इन नेफ्रॉन्स की सारी ट्यूब्स को मिला दें तो 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा आराम से, राइट? तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ एंड द क्वेश्चन इज नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनीज। जल्दी से बताओ, सोचो 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 क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है? तो इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या बुलाया था? हमने बुलाया था बोमैन्स कैप्सूल, राइट? अब ये जो बोमैन्स कैप्सूल था, इसमें एक ब्लड वेसल आ रही थी और एक बाहर को जा रही थी और यहाँ था नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो अभी तो आपकी बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा नाम याद रखने में, है ना? सो दैट इज ग्लोमेरुलस, दैट इज द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इनसाइड दिस कप शेप्ड ऑर्गन। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड को अंदर लेकर आ रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रीनल आर्टरी, राइट? लेट अस नाउ टॉक अबाउट द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हमने देखा कि कैसे हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। तो यहाँ पर किडनीज ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है।
अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी ही ये काम कर रही है एक्सक्रीशन का, हमारी बॉडी में कुछ और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी से किसी ना किसी तरह वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं। सो दे आर स्किन, लिवर एंड लंग्स, राइट। सो स्किन, लंग्स एंड लिवर, क्लियर। तो एक एक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्किन। स्किन में होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिन्हें हम बुलाते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी स्किन के नीचे होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं स्वेट, क्लियर। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो जब ये हमारी बॉडी के नीचे हैं तो जब स्वेट, जब ये पानी, स्वेट क्या होता है, एक तरह से एक पानी होता है जो आपकी बॉडी के सरफेस पे आता है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आपकी बॉडी में यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ बेसिकली स्वेट, ठीक है। तो ये जो स्वेट है ये सिर्फ पानी ही नहीं, कभी अगर आपने करके टेस्ट किया हो या मुंह में आ गया हो, इतना पसीना आ रहा हो, तो इट इज़ समथिंग सॉल्टी, ठीक है। तो टेस्ट इसका थोड़ा सा सॉल्टी होता है। एंड रिमेंबर, डोंट एवर डू दैट, डोंट एवर टेस्ट इट बिकॉज इट कंटेन्स यूरिया ऑल्सो, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी पॉइजनस है। तो ये जो स्वेट जब प्रोड्यूस होता है और मान लो ऐसे आप एकदम से फ़ैन के नीचे आके खड़े हो गए तो आपको एकदम कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो बेसिकली जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी से इवेपोरेशन होती है और इवेपोरेशन की वजह से आपको ठंडक फील होती है, तो इसलिए आपके स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी डक्ट्स ओपन करते हैं डायरेक्टली स्किन सरफेस पे और उसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशंस पोर आउट कर देते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये जो स्वेट होता है ये सिर्फ एक्सेस वाटर ही नहीं, जैसे मैंने बताया, ये इसमें सॉल्ट्स भी होते हैं इसलिए नमकीन होता है, और इसमें यूरिया और यूरिक एसिड मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। तो इसलिए नेवर एवर टेस्ट इट, ठीक है। एक बार कर लेना सिर्फ ये देखने के लिए कि ये एक्चुअली सॉल्टी होता है। द नेक्स्ट वन इज लंग्स। रिकॉल करो, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी, अगर मैं ब्रीदिंग की चलो बात करूँ तो ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो ये तो एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन अंदर जाती है तो एक्चुअल में होता क्या है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। तो ये जो सेल्स जब रेस्पायर करते हैं, जब अपने प्रोसेसेस ऑक्सीजन की हेल्प से जब ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही हमारी बॉडी में पहुंचता है, हमारी लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स से जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम हवा बाहर निकालते हैं नॉस्ट्रल से, तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज़ हाउ लंग्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीटिंग आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो इजी था समझना, सबको समझ आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे लिवर। लिवर अभी हमने देखा, तो लिवर क्या करता है, लिवर में जो ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड्स का, जिससे प्रोड्यूस होता है यूरिया, ठीक है। तो अब ये जो यूरिया है ना, अगेन ये काफ़ी हार्मफुल है। सो यूरिया इज़ कैरिड टू द किडनीज। अब ये ब्रेकडाउन कहाँ पर हुआ है, लिवर में, लेकिन लिवर से ये सारी की सारी चीज़ें किडनी में जाएंगी और किडनी में यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। तो देखो लिवर क्या कर रहा है, लिवर एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और फिर ये उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी से। तो बाहर निकालने के लिए ये हमारे जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका ही हेल्प ले रहा है, दैट इज़ किडनीज। तो यूरिन में जाएगा और साथ ही एलिमिनेट करेगा कुछ बाइल पिगमेंट्स, एक्स्ट्रा वाइटामिन्स और काफ़ी सारी ड्रग्स को भी। तो हमारा जो लिवर है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर करता है। कभी भी कोई ड्रग अगर आप एक्सेस में ले लेते हो तो आपकी बॉडी से उसको एलिमिनेट करने का काम करता है लिवर। इसलिए लिवर का भी हेल्दी रहना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जैसे और सारे ऑर्गन्स का हेल्दी रहना है,
क्लियर। सो आई होप एक्सेसरी ऑर्गन समझ आए हैं। कहीं पर कोई भी कैसा भी डाउट हो प्लीज़ आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी समझ नहीं आई है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पे। ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन अगर एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो ये हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का एक बैलेंस है। मतलब हमारी बॉडी जो है ना वो हमारी अंदर वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो फिक्स्ड है और वो कॉन्सेंट्रेशन बनी रहनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल रहे, नॉर्मल फंक्शन करे, राइट। सो दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब क्या है कि हमारी बॉडी में सिर्फ किडनी का काम इतना नहीं है कि यूरिया और यूरिक एसिड जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करो। यहाँ पर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाए रखना हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब आपने जनरली देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा स्वेट करते हैं, लेकिन विंटर्स में स्वेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बैलेंस है ना ये कैसे बनता है, जब समर्स की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ समर्स और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ विंटर्स, ठीक है। अब समर्स में क्या हो रहा है, समर्स में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो जब स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर जो यूरिनेट हम कर रहे हैं दैट इज़ लेस, मतलब हम वॉशरूम कम यूज़ कर रहे हैं, यूरिन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरिन कम निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, क्योंकि काफ़ी सारा पानी जो है वो हमारी बॉडी की कूलिंग वाले प्रोसेस में चला जा रहा है। स्वेटिंग क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस है, तो काफ़ी सारा पानी कूलिंग के प्रोसेस में हमारी बॉडी से निकल जा रहा है। तो अब इसे बैलेंस को बनाए रखना है, इसलिए यूरिनेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, ठीक है। वहीं पर विंटर्स में क्या होता है कि स्वेटिंग नहीं होती है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बॉडी को थोड़ी हीट चाहिए ताकि हम उसको गर्म रख सकें, तो यहाँ पर स्वेटिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अब वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिनेट करती है। सो वी यूरिनेट मोर इन विंटर्स दैन इन समर्स। सो दिस इज़ द रीज़न, राइट। और जो समर्स में यूरिन पास होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और यूरिया और कुछ आयंस जो हमारे स्वेट के थ्रू निकल रहे थे ना, ठीक है, वो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी जो है ना वो ऑलरेडी स्वेट से निकल रहा है। तो अब जो यूरिन है ना, यूरिन में बेसिकली पानी कम और एक्स्ट्रा चीज़ें जो वेस्ट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए समर में यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो बात समझ आई सबको। तो देखो समर्स में क्या होता है ना, ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट अ लॉट। तो स्वेटिंग जो है ना ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी एक्सेस वाटर, कुछ यूरिया, कुछ सॉल्ट्स एलिमिनेट कर देती है फ्रॉम आवर स्किन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखना है, तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए अब हम यूरिनेट कम करते हैं। जो यूरिन के थ्रू एक्सेस पानी निकलता है हमारी बॉडी से, यूरिन के थ्रू जो एक्सेस वेस्ट या सॉल्ट्स निकलते हैं हमारी बॉडी से, वो अब उसमें पानी कम होता है, तो यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वहीं पर विंटर्स में क्योंकि हम स्वेट नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, तो उस केस में हम ज़्यादा यूरिनेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं थ्रू यूरिनेशन। क्लियर। सो आई होप ये समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन किडनी डिसऑर्डर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो अगर हमारी किडनीज ब्लड को अच्छे से फिल्टर आउट नहीं करेंगी तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है ना वो एकदम इकट्ठा हो सकते हैं, और अगर ये इकट्ठा होना शुरू हो गए तो हमारी बॉडी पॉइजनस हो जाएगी और हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ किडनी स्टोन्स। काफ़ी कॉमनली सुना होगा
पथरी हो जाना, किडनीज में पथरी हो जाती है, सो दे आर द किडनी स्टोन्स। तो जो आपको ये क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअल में यही सीन होता है। अब ये जो यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है बेसिकली ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किडनी में हो रहा है, ये यूरेटर्स में भी आपको दिख सकता है, आपको यूरिनरी ब्लैडर में भी दिखाई दे सकता है। सो दिस इज अ कॉमन डिसऑर्डर वेयर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं ना, वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में बन रहे हैं। इट इज़ मोर दैन द फ्लूइड इन द यूरिन। तो जितना हमारा फ्लूइड है यूरिन में, उससे ज़्यादा हमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन दिखाई देती है। अब होता क्या है, होता कुछ ऐसा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्रिस्टल्स क्या हैं। तो क्रिस्टल्स ये हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट, देन कैल्शियम फॉस्फेट, राइट, और ऐसे ही यूरिक एसिड। तो इन सब के ना क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये आपस में स्टिक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स का बनना और स्टिक होना है, ये यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी हो सकता है, किडनीज में, यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर्स में, यूरेथ्रा में। तो अब क्या होता है कि जब ये आपस में स्टिक हो जाते हैं तो ये एक स्टोन जैसा बना देते हैं। अब अगर मान लो ये यूरेटर में प्रेजेंट है या यूरिनरी ब्लैडर में है या फिर ये यूरेथ्रा की ओपनिंग पर है, तो यहाँ पर ना ये ब्लॉक कर देते हैं पासिंग ऑफ यूरिन। क्लियर, वो यूरिन जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में। तो अगर ऐसा हमारी बॉडी से निकला हुआ, फिल्टर आउट हुआ, तो अगर ये हमारे यूरिन को ब्लॉक करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एक तो पॉइजन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और एक एरिया में जहाँ पर भी ये बने हैं वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगी, और सिवियर पेन जो है वो कई बार अनबेरेबल हो जाती है। और साथ में अब हमें क्या करना पड़ता है कि इनको रिमूव कराना पड़ता है, क्योंकि अगर यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेथ्रा की ओपनिंग पर अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये यूरिन का जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो यूरिन पास आउट नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ऑफन इनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है हमारी बॉडी से, ताकि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो एकदम सही चलता रहे। क्लियर। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जब भी आप दवाइयाँ लेते हो या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि आप बीमार हो और आपको एंटीबायोटिक्स पे या मेडिसिन पे डाला जाता है, या नॉर्मली अगर किसी आप हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस सुनो तो सब यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। सो वी नीड टू ड्रिंक अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती रहे। तो अगर हम ज़्यादा भी पी रहे हैं सो द एक्स्ट्रा इज़ एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी बॉडी से वो वेस्ट को इकट्ठा करके बाहर निकाल दे। तो इसलिए खूब सारा पानी पियो, राइट। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की। अब कई बार क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक में ना कहीं किसी भी पार्ट में यूरिनरी सिस्टम के कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो किसी भी तरह बैक्टीरिया पहुंच चुका है हमारे यूरिनरी ट्रैक में और उसकी वजह से हो जाते हैं इन्फेक्शन। और अब क्या करता है, ये हमारी जो बॉडी का डिफेंस है ना उसको भी थोड़ा वीक कर देता है। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई हो गया है। इसको इन शॉर्ट यूटीआई भी बोलते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूटीआई हो गया है, एक तो स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट अर्ज टू पास यूरिन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली आप यूरिन पास कर रहे हो, या फिर यूरिन पास करने की जगह पर जब आप यूरिन पास कर रहे हो उस टाइम पर आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, राइट। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो है ना उनका ट्रीटमेंट भी है। क्या ट्रीटमेंट है, एक तो आपको एंटीबायोटिक्स पे डाला जाता है और कई बार ये 2 से 3 दिन में, अगर माइल्ड केसेस हैं तो 2 से 3 दिन में क्योर हो जाती है, लेकिन कई बार ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है क्योर होने में, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। तो खूब सारा पानी पीना है ताकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ना हो, और इन इन्फेक्शन से बचने के लिए खुद को नीट एंड क्लीन रखना है, राइट। तो
पब्लिक वॉशरूम्स कम यूज़ करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का वॉशरूम ही यूज़ करना है। क्लियर? सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। नाउ द लास्ट वन इज़ द डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी गई है। तो दिस इंडिकेट्स डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब कि आप जो ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हो ना, और जो ब्लड में ग्लूकोज है वो बहुत सारा है, तो वो आ जाता है यूरिन में। तो यूरिन टेस्ट होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा आता है। सो द शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ मच हायर देन द नॉर्मल, और जितना भी अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देती है थ्रू यूरिन। तो आपको अपने मीठे के ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एक डिसऑर्डर है जहाँ पर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल रखना है अपने मीठे पर। ठीक है, अब एक और डिसऑर्डर आता है जिसे हम बुलाते हैं हीमेटूरिया। तो हीमेटूरिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमा वर्ड, सो दिस इंडिकेट्स ब्लड। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये वर्ड है इसका मतलब कि अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूरिन में ब्लड सेल्स की प्रेजेंस देखी गई है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कुछ इन्फेक्शंस, कुछ ट्यूमर्स, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर किसी तरह का किडनी का डैमेज। अब यूरिन में ब्लड कैसे आएगा? या तो कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या तो कोई ट्यूमर आ चुका है आपकी बॉडी में, आपके यूरिनरी सिस्टम में, या फिर आपके बॉडी में इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपकी किडनीज डैमेज हो चुकी हैं। तो इन सभी केसेस में अब किडनीज एफिशिएंटली काम नहीं कर रही हैं और ब्लड भी फिल्टर आउट हो रहा है। तो ये जो केसेस हैं, दीज केसेस इंडिकेट कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो डिसऑर्डर है। तो यूजुअली इन्फेक्शन के केस होते हैं ये। तो इन्फेक्शन होता है तो आपका जो ब्लड होता है ना वो भी यूरिन में आ जाता है। सो दिस कॉजेज हीमेटूरिया, राइट। तो अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने कोई ऐसे इंसान को सुना है जो डायलिसिस कराता हो? आई होप ना सुना हो और सुनना भी ना पड़े। तो हमने देखा है कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मतलब एक ऐसा ऑर्गन अगर प्रॉपरली फंक्शन वो ना करे तो हम जी ही नहीं सकते। तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स ही रिमूव नहीं होंगे, और जब टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे तो हमारी बॉडी भी टॉक्सिक हो जाएगी, और टॉक्सिक होने की वजह से हम मर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि किडनीज फेल हो जाती हैं कुछ लोगों की। सो दैट इज़ डैमेज टू द किडनी ड्यू टू सीरियस एक्सीडेंट और इन्फेक्शन, सो दैट इज़ किडनी फेलियर। तो इसका क्योर क्या है? अब जब एक बार किडनी डैमेज हो गई है तो उसके दो ही क्योर हैं। पहला है डायलिसिस। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है ब्लड वेसल से, और उसको एक आर्टिफिशियल किडनी में, मतलब एक आर्टिफिशियल सिस्टम में पास आउट कराया जाता है, और वहाँ पर वो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो उस ब्लड से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, और फाइनली जो क्लीन ब्लड होता है उसको वापस से बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। ठीक है, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब अगर किडनीज इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं तो उसमें दूसरी ऑप्शन यही बचती है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, किडनी को रिप्लेस कर दिया जाए एक हेल्दी किडनी से। तो हेल्दी किडनी में काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि किडनी का जो डोनर है वो कौन है, और एक बार जब किडनी आ गई तो आपकी बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो किडनी आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी ट्रांसप्लांट में, जो इस बार अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो डायलिसिस में क्या होता है कि एक जो आर्टरी है उससे ब्लड लिया जाता है, उसको इस पूरे सिस्टम में पास कराया जाता है। तो यहाँ से ब्लड लिया, इस ब्लड को इस पूरी सिस्टम में पंप किया, जहाँ पर एक डायलिसिंग फ्लूइड होता है, मतलब एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि जिसमें सारा का सारा वेस्ट आ जाता है। तो यहाँ से ब्लड एंटर किया इस ट्यूब से, और यहाँ पर
सारा वेस्ट अकमलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इन ट्यूब्स से पास होता है ब्लड, और फाइनली जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो वापस से इंसान की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एक तरीका है उन पेशेंट्स को ट्रीट करने का जिनकी दोनों ही किडनीज काम नहीं कर रही हैं। मान लो किसी वजह से किसी पेशेंट की एक किडनी खराब हो जाती है लेकिन दूसरी हेल्दी है, तो उन केसेस में वो इंसान बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी एक किडनी पर, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। कई बार आपने सुना होगा, कई लोगों का टेस्ट होता है तो पता चलता है कि किडनी एक ही है, ठीक है, किडनी दो है ही नहीं। तो बाय बर्थ कुछ लोगों में सिर्फ एक ही किडनी होती है, तो वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें खुद को हेल्दी रखना है ताकि हमारी किडनीज भी हेल्दी रहें। तो नाउ बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन लेट अस टेक अप टू क्वेश्चंस। वन इज व्हाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी। तो अब हमने इतनी बड़ी कहानी पढ़ी, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो आप मुझे बताओ कि एक्सक्रीशन ज़रूरी क्यों है। तो एक्सक्रीशन ज़रूरी है ताकि हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर पाएँ वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारी बॉडी में एज पॉइजन एक्ट करता है और हमारी बॉडी को ख़राब करता है। तो पॉइजनिंग से बचाने के लिए हमें वेस्ट को हटाना है अपनी बॉडी से, इसलिए एक्सक्रीशन बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, what are the two ways by which a person can get relief in case of kidney failure। तो दो तरीके बताओ जिससे कि एक इंसान की अगर किडनी फेल हो गई है, मान लो दोनों फेल हो गई, तो उसको आराम कैसे मिलेगा। तो पहला जो है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, कि एक हेल्दी डोनर से किडनी लो और उसको रिप्लेस कर दो खराब किडनी से, ठीक है, मतलब खराब किडनी को हटा दो और फ्रेश किडनी, एक हेल्दी किडनी लगा दो। और दूसरा जो हमारा स्टेप है दैट इज, या तरीका है दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल जाके अपने ब्लड को फिल्टर आउट कराना पड़ेगा थ्रू अ डायलिसिंग मशीन, और तभी वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मतलब नॉर्मल तो नहीं जी पाएगा क्योंकि बार बार उसको हॉस्पिटल जाके अपने ब्लड को फिल्टर आउट कराना पड़ता है, ठीक है, ताकि सारा वेस्ट उसकी बॉडी से निकल जाए। सो दीज आर द टू वेज बाय विच अ पर्सन कैन गेट some relief. Clear? So I hope this much is clear. कोई भी डाउट हो please ask them on ask question section of learnohub.com. तो बच्चों, this was all from the today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the concepts. कोई भी डाउट हो please ask your doubts on ask question section of learnohub.com. तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, LearnoHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।